हम तब असफल नहीं हुए जब हमें डिटेन कर लिया गया, हम तब असफल नहीं हुए जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, हम तब असफल नहीं हुए जब हमारे ऊपर एफआईआर हुई, हम तब भी असफल नहीं हुए जब उन्होंने हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो सरकार है, उसका यही काम है, उन्होंने सुन लिया है लेकिन नजरअंदाज करेंगे। मुझे तब असफलता लगी जब जाने माने शिक्षक एमपीपीएससी से लेके एसएससी तक, व्यापम से लेके रेलवे तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिनमें धांधलियां ना हो रही हों, और भारत में ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन धांधलियों के खिलाफ आवाज ना उठा रहा हो। कई एग्जाम्स को लेकर तो ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाए गए, पर मजाल है जो सरकारों के कानों में जूं तक रेंग जाए, फिर वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों। ऐसा लग रहा है कि सरकारें चाहती हैं कि छात्र परेशान बने रहें। ऐसा लग रहा है कि इन एग्जामों में होने वाली धांधलियों में सरकारों का पूरा पूरा हाथ है और वो जानबूझकर इस प्रकार की समस्याओं को क्रिएट कर रहे हैं। शायद इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि छात्र उनका वोट बैंक नहीं है, या इसलिए कर पा रहे हैं कि छात्र अगर इस प्रकार से परेशान रहेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, और अगर पढ़ाई छोड़ देगा, अनपढ़ बनेगा, तो उनकी रैलियों में झंडे उठाने के काम आएगा। कुल मिलाकर वो झंडे उठाने वाले मानव संसाधनों का निर्माण कर रहे हैं, उन्हें भारत के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात सही भी प्रतीत होती है। आप देख लीजिए, एग्जाम के फॉर्म भरने से लेके जितने भी चरणों में कोई भी एग्जाम होता है, प्रत्येक चरण में तुमको धांधली दिखाई देगी। इस देश में एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी है। इस देश में सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए पैसा लिया जाता है, फिर 5-5 महीने एग्जाम नहीं लिया जाता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाकर ब्याज के रूप में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इतने बड़े फंड से ब्याज कमाते हैं, फिर उन पैसों का इस्तेमाल एग्जाम को सही तरीके से कराने की बजाय या तो रोड बनवाने में या फिर लाडली बहना जैसी योजनाओं में सब्सिडी देने में काम में करते हैं। यानी जो बच्चा रोजगार की तलाश में है, उसी बेरोजगार बच्चे से पैसे लेकर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस देश में एग्जाम ऐसा लग रहा है बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, सरकार को चलाने के लिए कराए जा रहे हैं। इसीलिए तो स्पष्ट रूप से धांधलियां हो रही हैं, और कोई भी सरकार, यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री जो बात बात में किसी को जुकाम हो जाए ट्वीट कर देते हैं, इतनी बड़ी धांधली पर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो अनपढ़ है, उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, या इस धांधली में वो भी शामिल है। इन दो बातों के अलावा तीसरी बात यह भी हो सकती है कि भारत के प्रधानमंत्री को एसएससी के एग्जाम में हो रही धांधलियों के बारे में पता ही ना हो। अधिकांश समय तो वो फ्लाइट मोड पे रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हो सकता है उनको अंदर देश में क्या हो रहा है, युवाओं के साथ किस प्रकार की प्रताड़ना हो रही है, उनको खबर ही ना लग रही हो। फिर वो चाहे एसएससी फेज का एग्जाम हो या एसएससी स्टेनो का एग्जाम हो, समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बस इन्हीं समस्याओं से अवगत कराने के लिए 31 जुलाई को भारत के सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स दिल्ली में एकत्रित हुए, यह बताने के लिए कि एसएससी में कई सारी खामियां हैं। उस एसएससी की शिकायत करने के लिए सरकार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन डरपोक सरकार तो डरपोक ही रहेगी, नजरअंदाज करने वाली सरकार तो नजरअंदाज ही करेगी, बचने वाली सरकार तो बचने का प्रयास ही करेगी। तो उन्होंने वो प्रयास कर लिए, और जैसे ही शिक्षक आगे बढ़ते हैं बातचीत करने वाले मंत्रियों, संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए, उनको डिटेन कर लिया जाता है। कुछ टीचर डिटेन हो जाते हैं, कुछ बाहर रह जाते हैं। जो बेचारे बाहर रह गए, उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आवाज को उठाया, लेकिन इतनी तेज आवाज नहीं थी कि सरकार तक पहुंच पाए, या हो सकता है सरकार सुन रही हो और उसको नजरअंदाज कर रही हो। अब इस आंदोलन के बाद, जो कि आंदोलन नहीं था, एक प्रकार का मीटअप था, अपनी शिकायतों को वहां तक पहुंचाने का तरीका था, सिर्फ शिक्षक इकट्ठे हुए थे, इसीलिए किसी भी छात्र को आह्वान नहीं किया गया कि आप आइए। उसके दो कारण है, पहला एग्जाम पास था जिससे आपका एग्जाम डिस्टर्ब हो सकता था, इसीलिए आप लोगों को परेशान नहीं किया गया। दूसरा, यह सरकार जो शिक्षकों के ऊपर एफआईआर कर रही है, उनके लिए छात्रों के ऊपर एफआईआर करना कितनी बड़ी बात है। जिस देश में नेताओं के ऊपर एफआईआर नॉर्मल लगता है, ऐसे उनको लगता है कि छात्रों के ऊपर भी एफआईआर नॉर्मल है। रियलिटी है कि एफआईआर हो गई तो सरकारी नौकरी मिलने में बड़ी समस्या होती है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि केवल शिक्षक ही जाकर बात करेंगे, छात्रों को नहीं बुलाएंगे। छात्रों के बुलाने से एक तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, दूसरा उनका करियर भी संकट में आ सकता है। पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। तो हम लोग 31 जुलाई को क्यों इकट्ठे हुए और उसके क्या परिणाम हुए, आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही आसान है ये कहना कि यह आंदोलन फेल हो गया। क्या ये सच में आंदोलन फेल था या इसके कुछ परिणाम निकले हैं? उसके लिए दो प्रश्नों पर हमें बात करनी पड़ेगी। हम इकट्ठा क्यों हुए थे, दूसरा उसका परिणाम क्या निकला। आंदोलन फेल है या सफल है, इसके लिए हमें पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों को समझना होगा। ये बात सही है कि आंदोलन फेल हुआ है, पर इस मामले में नहीं कि हमारी बात नहीं सुनी गई, इस मामले में कि टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं। आइए पूरा मामला समझाता हूं मैं आपको। तो पहला प्रश्न है कि 31 जुलाई को क्यों आखिरकार सभी टीचर दिल्ली में एकत्रित हुए। भाई, ऑनलाइन चिल्लाते चिल्लाते सरकारों के कानों में जू तक नहीं रहेगी। लगा कि दिल्ली में जाके कानों में कू करेंगे तो सरकारों को समझ में आएगा कि ये शिकायत करने आए हैं उस एग्जाम व्यवस्था को लेकर जिसने पूरे छात्रों की जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। बस इतना कहने गए थे कि जिस वेंडर से आप एग्जाम करवा रहे हैं एसएससी का, वो पूरी तरह से ब्लैक लिस्टेड है और वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है जितना हम लोगों ने फीस भरा है। बस हमने जो दिया है वही मांगने गए थे, भीख मांगने नहीं गए। वो भी सरकार ने नहीं सुना।
ये कहना चाह रहे थे कि वेंडर चेंज कर दीजिए, एडुकेटी बहुत गंदी व्यवस्थाएं दे रहा है और उन गंदी व्यवस्थाओं के चलते छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। सेंटर पर कंप्यूटर्स, माउस, कीबोर्ड अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, सेंटर्स बहुत घटिया प्रकृति के दिखाई दे रहे हैं, या फिर सेंटर्स को मूल स्थान से बहुत दूरी पर रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर वाले को अंडमान निकोबार वाले को गुजरात। इन सब शिकायतों की समस्याओं को सुलझाने के लिए और शिकायतों से अवगत कराने के लिए 31 जुलाई को हम लोग इकट्ठे हुए। तो सर परिणाम क्या हुआ? देखिए, इस परिणाम के आधार पर आप जो ये एकत्रित हुए, या इसे आप आंदोलन कह सकते हो, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सफल हुआ है या असफल हुआ है। देखिए, या तो सकारात्मक पक्ष सुनेंगे तो सफल लगेगा, नकारात्मक पक्ष सुनेंगे तो असफल लगेगा। मैं दोनों ही पक्ष आपको बता देता हूं, आप खुद निर्णय कीजिएगा कि यह सफल रहा या असफल रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं 31 जुलाई के आंदोलन का फायदा क्या हुआ। सबसे पहला फायदा, जब हमने आवाज उठाई दिल्ली में खड़े होकर, तो यह आवाज एक राष्ट्रीय आवाज बन गई। वो मीडिया चैनल जो एसएससी के छात्रों के हितों की आवाज ही नहीं उठाना चाह रहे थे, उन्हें मजबूरन अपने चैनल पर भले ही भारी मन से, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ी। आज पूरे देश को मालूम है कि एसएससी में किस प्रकार की धांधली हो रही है। उन पेरेंट्स को भी मालूम है जो नहीं जानते थे कि एसएससी एग्जाम में कितनी धांधलियां हो रही हैं। तो निश्चित तौर पर पेरेंट्स, जो कि सरकार का वोट बैंक है, सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अब पेरेंट्स भी इस बात से अवगत हैं कि उनके बच्चे बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक पर चोट हो सकती है। तो छात्र भले ही उनका वोट बैंक ना हो, लेकिन छात्र के माता पिता तो उनका वोट बैंक है। तो उस हित में सरकार दबाव फील करेगी। सरकार दबाव फील करेगी तो अधिकारियों पर दबाव होना स्वाभाविक है। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि एसएससी के चेयरमैन भले ही वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हों, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव है, वो दबाव तो वही फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक पॉइंट ये भी आता है कि इतना ही दबाव फील कर रहे थे तो फिर एसएससी स्टेनो के एग्जाम में तुरंत सावधानी और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिखनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखी आंदोलन के बाद। तो समझ में आ रहा है कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहने वाली है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, शायद संभवतः इसका कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन याद रखना है कि जो हमने आवाज उठाई है, उस आवाज को उठाने से एक साथ सब चीजें सही नहीं हो जाती। जो समस्याएं सालों की हैं, वो एक दिन में ठीक नहीं हो जाएगी। आप यूं समझो कि यह भी एक प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर है, चल ही रहा है, इसके परिणाम आने में समय लगेगा। दूसरा इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है। यह औपचारिक मुलाकात होती है, चाय वाली मुलाकातें नहीं होती हैं। निश्चित तौर पर नोट किया गया है कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर, बच्चों की समस्याओं को लेकर मिलने आए हैं। संवेदनशीलता तो उनको दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि यह चीज ऑन रिकॉर्ड गया है, और अगर ऑन रिकॉर्ड गया है तो उस पर प्रोसेस भी होगा, भले ही थोड़ा समय लगे। पेशेंस रखना पड़ेगा, तो शायद इनके सकारात्मक प्रभाव आपको समझ में आए। इसके अलावा तीसरा फायदा हुआ है, सोशल मीडिया पर एसएससी को लेकर कई सारे ट्रेंड्स चलाए गए हैं। संस्था का समर्थन भी मिला है। जो छात्र संगठन के हित में संस्थाएं काम कर रही हैं, वो भी समर्थन में आए हैं। विपक्ष का भी समर्थन मिला है, और न्यायिक भी फटकार लगाई गई है एसएससी को कि एक निश्चित समय में आपको जवाब देना होगा। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन में जो आवाज उठाई गई है, वह आवाज सीधा तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को हिट कर रही है, और सरकार बैकफुट पर आती हुई दिख रही है। लेकिन सरकार इतनी मजबूत और ढीठ है कि शायद इन छोटे मोटे आंदोलनों से या इन छोटे मोटे प्रोटेस्टों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें मालूम है कि दमन कैसे किया जा सकता है। दमन करने के कई तरीके हैं। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों को मारो पीटो, उनका हाथ तोड़ दो। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों को डिटेन कर लो। प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों के ऊपर एफआईआर कर दो, और जो बड़े बड़े पोस्टों पर बैठे हुए हैं उनको डरा धमकाकर चुप करवा दो। या फिर अगर ये नहीं हो पा रहा है तो शिक्षकों को आपस में ही लड़वा दो। और यही हो रहा है हमारे देश में, और यही हो रहा है 31 जुलाई के बाद। शिक्षक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में फंस चुके हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह सरकार की एक चाल है। इसीलिए जो 31 जुलाई को लोग एकत्रित हुए हैं, उसमें नेगेटिव पक्ष भी सामने आ रहे हैं। तो अब हम नेगेटिव पक्ष पर भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार एकत्रित होने से हम क्यों नहीं कह सकते कि हमें सफलता मिली है। उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, उनको भी आपको सुनना चाहिए। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पक्ष तो यही है कि जिस मांग को लेकर हम गए थे, वही मांग नज़रअंदाज कर दी गई थी। हमारी एक ही मांग थी कि वेंडर में बदलाव किया जाए और एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको पोस्टपोन किया जाए। दोनों ही मांगों को नज़रअंदाज कर दिया गया, और परीक्षा अपरिवर्तित रही। जिस डेट में होनी थी उसी डेट में होनी है, यह एसएससी ने स्पष्ट कर दिया। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, हमारा वहाँ इकट्ठा होना पूरी तरह से असफल रहा। शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज होना और हमारा एकत्रित ना हो पाना, एक सूत्र में ना बंध पाना, हम एक साथ खड़े ना रह पाना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का निरंतर वार करते रहना, कहीं ना कहीं
एक हिसाब से कह सकता हूं कि यह असफलता की सबसे बड़ी निशानी है। हम तब असफल नहीं हुए जब हमारे ऊपर एफआईआर हुई, हम तब असफल नहीं हुए जब हमें डिटेन कर लिया गया, हम तब असफल नहीं हुए जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, हम तब असफल नहीं हुए जब हमारे ऊपर एफआईआर हुई, हम तब भी असफल नहीं हुए जब उन्होंने हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो सरकार है, उसका यही काम है, उन्होंने सुन लिया है लेकिन नजरअंदाज करेंगे। मुझे तब असफलता लगी जब जाने माने शिक्षक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर, तो बड़ा ही खराब लग रहा है। मुझे तब खराब लगा जब इसी आपदा में अवसर ढूंढने वाले कई टीचर्स हैं जो छात्रों की मनोभावना से खेल रहे हैं, तब मुझे असफलता फील हुई और उस असफलता में मैं भी शामिल हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़े आसान होता है किसी भी कार्यक्रम को सफल या असफल घोषित कर देना। अब जो एकत्र हुए थे 31 जुलाई को सभी टीचर, उसको असफल घोषित वही कर सकते हैं जो वहां गए ही नहीं। जो वहां गया है, उसने स्थिति को समझा है, वो समझ पा रहा है संसद का सत्र चल रहा है, बड़ा ही मुश्किल होता है कानून के विरोध में जाना। कानूनी कार्रवाइयां होती हैं, कानूनी बेड़ाएं होती हैं, डरते नहीं है उससे, ना ही डरे, उसी का परिणाम है कि एफआईआर हुई है। लेकिन बाहर से कह देना, खासकर वो शिक्षक जो गए ही नहीं है, खासकर वो शिक्षक जो बाद में शामिल हुए, वो सिर्फ इसलिए शामिल हुए कि रील्स बना सकें, वो बता रहे हैं कि यह असफल हुआ है। बड़ा आसान है इसको असफल कह देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी सफलता और असफलता, इसके पक्ष और विपक्ष के दोनों तर्कों को आपको खुद से सोचना होगा, फिर बीच का निष्कर्ष निकालना होगा, हम किसी के बुद्धि से क्यों चलें। और यह आंदोलन मान के चलते हैं कि टीचरों ने अपने पीआर के लिए किया, कम से कम किया तो, प्रयास तो कर रहे हैं वो। यह भी तो सोचो उनकी क्या अटकी डली हुई है। सर उनको पब्लिसिटी मिल रही है, वो पहले से फेमस थे वो लोग। सर उनको और ज्यादा एडमिशन मिलेंगे, अरे पहले से कमा के बैठे हैं, तुम उनसे नहीं पढ़ोगे तो किससे पढ़ लोगे जाके, मुझे बताओ। तो इस चीज को स्वीकार कर लो कि ठीक है, उन लोगों ने पीआर के लिए किया, उन्होंने कोर्स बेचने के लिए किया, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए किया, ठीक है, लेकिन किया तो। इस चीज का एहसान क्यों बोल रहे हैं हम लोग? और बजाय हम टीचरों के गुस्सा उतारने से अच्छा हम सरकार के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं उतार रहे हैं कि हम इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए आए और तुम इतने मक्कार निकले कि तुम हमसे मिल भी नहीं पाए। हमारी नाराजगी सरकार से क्यों नहीं है? हमारी नाराजगी अपने प्रतिनिधियों से क्यों नहीं है? हमारी नाराजगी उस विधायक और सांसद से क्यों नहीं जिसको हमने वोट दिया? हमारी नाराजगी उनके खिलाफ क्यों हो रही है जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई है, जबकि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी आवाज उठाने की? छात्र जितनी जल्दी ये बात समझ जाएगा उतना उसको फायदा होगा। हो सकता है मैं यहाँ पूरी तरह से गलत हूं, मैं जमीन के स्तर पर बस छात्रों की आवाज को उठाकर देख सका हूं। मैंने बहुत करीब से सरकार का चेहरा देखा है। सीधे बोलते हैं कि हम छात्रों, इतने छात्र हमने चिन्हित कर लिए, इनके ऊपर एफआईआर कर देंगे और तेरे ऊपर ठिकरा आएगा कि तेरी वजह से इन बच्चों के ऊपर एफआईआर हुई है। तब शिक्षक अपने पैर पीछे ले लेता कि नहीं यार, बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बच्चे सुरक्षित रहें, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, इसीलिए आपको बुलाया भी नहीं दिल्ली में। लेकिन बड़ा आसान है कि आंदोलन असफल रहा या जो वहां एकत्रित हुए वो असफल रहा, क्योंकि यह एक प्रकार का आंदोलन था ही नहीं, केवल हम लोग ज्ञापन सौंपने गए थे। यह भी एक प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सालों की समस्या एक दिन में नहीं होगी, बटन नहीं दबाया और सॉल्यूशन मिल गया। एग्जीक्यूटिव को जो दिया है उन्होंने लिख के दिया होगा ना, एग्रीमेंट किया होगा, अगर उसको बाहर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि इन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया। और दूसरी बात है, जो नेता जो भ्रष्ट बैठे हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव से दबा के पैसा लिया होगा, सबको पैसे वापस करने होंगे, थोड़ा बहुत पैसा मोदी जी के पास भी गया होगा। नहीं ऐसा हो सकता है कि मोदी जी आवाज ना उठाते? अगर मोदी जी ने पैसा नहीं लिया है तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि जो भारत में एग्जामों में धांधली हो रही है उसके प्रति एक ट्वीट तो कर दो। कोई क्रिकेट मैच जीत गया ट्वीट कर दोगे, कोई मेडल जीत गया ट्वीट कर दोगे, कहीं कुछ हो गया ट्वीट कर दोगे, सबका क्रेडिट ले रहे हो। तो एग्जाम में धांधली हो रही है उसका भी क्रेडिट लो ना भाई मेरे, चाचा मेरे, दादा मेरे। अब क्रेडिट लेने की बात आती है, सभी टीचर अपने अपने क्रेडिट के लिए घूम रहे हैं, यूट्यूब पर घूम रहे हैं, और इसमें किसी को तकलीफ क्या होनी चाहिए? उन्होंने किया है तो वो घूम रहे हैं, बस एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप मत करो। अब मैं उन टीचरों से बोलना चाह रहा हूं जिनको ये लग रहा है कि उस आंदोलन में मुझे सम्मान नहीं मिला। क्यों भाई, तुम क्या किसी लड़के की शादी में गए तो सम्मान मिले? और वहां किसी का कोई व्यक्तिगत आंदोलन तो था नहीं। और मैं ये मानता हूं कि रील्स फुटेज ही सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर बना पाया, तो रील्स डालना, फुटेज, वीडियो डालना, मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूं। और उसकी आलोचना करना कि हम वहां पर वो सफलता नहीं पा पाए, कोई बोल रहा है कि चाय पी के चले आए, कोई बोल रहा है कि लॉलीपॉप दे दिया है, अरे क्या इस प्रकार की बातें करके आप बच्चों का मनोबल गिरा रहे हो? इतना आसान थोड़ा है सरकार से टकराना, तुमको क्या लगा पहुंचे और हो जाएगा? अरे किसी एक शिक्षक ने पूरे भारत के शिक्षकों को आमंत्रित किया, उसके लड़के की शादी थोड़ना थी, बजाय उस शिक्षक की तारीफ करने की बजाय, उसके जिगर को सलाम करने की बजाय हम उसी की आलोचना करने में लग गए। हद है। वो सब अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहे हो। मैं तो देखो छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं भारत के सभी शिक्षकों के से जो एसएससी से संबंधित हैं। तो इस आंदोलन का इस बात से फेल्यूअर तो मैं मानता ही हूं कि शिक्षक आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दूसरा, मुझे यह भी लग रहा है कि केवल यह आंदोलन एसएससी और रेलवे तक ही सीमित रह गया। जो अदर से शिक्षक आए थे, जो अदर एग्जाम से संबंधित थे, उनको उतना स्कोप नहीं मिला। तो इसमें उन टीचरों की गलती नहीं है, उन टीचरों की गलती है जो स्कोप वहां नहीं ढूंढ पाए।
इसका मतलब तुम्हारे अंदर काबिलियत की कमी थी, तुम दूसरों के ऊपर क्यों ठिकरा फोड़ रहे हो? तुम अपने ऊपर उंगली उठाकर देखो कि क्या मैं इतना काबिल नहीं था कि मैं उस आंदोलन में भी अपने आप को आगे नहीं रख पाया? तुम क्या चाह रहे हो कि पकी पकाई खीर तुमको कोई लाकर दे दे? भविष्य में इस प्रकार के आंदोलन और होंगे। हमें सबको एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना है, छात्रों के हित में आवाज उठाना है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके आप अपने पदों को ना गिराएं। सभी माननीय सम्मानीय शिक्षकों से मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। छोटा यूं बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन रियलिटी है कि छात्रों के हित के लिए खड़े हैं तो फिर पर्सनल अपने जो वाद विवाद मत व्यवहार है उनको अलग रखें। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितने भी शिक्षकों से मैं मिला हूँ, उसमें एक शिक्षक की मैं दिल से तारीफ करना चाहूँगा, RWA के नवीन सर। मतलब वो शिक्षक मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि छात्रों के लिए ही खड़ा है। दूसरे अभिनव सर, बाकी सभी शिक्षक छात्रों के हित के लिए खड़े थे। किसी के भी हम मूल्यों को कम आंक नहीं सकते, लेकिन इन दो लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। बाकी मेरे लिए सभी शिक्षक सम्मानीय हैं। भविष्य में अगर इस प्रकार की आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा तो मैं छात्रों के हित के लिए हमेशा आगे खड़ा हूँ और भविष्य में भी आगे खड़ा मिलूंगा। फिर चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, चाहे सफलता का आरोप मिले या असफलता का आरोप मिले, जीवन का ये दौर है। आपके लिए जो करना होगा वो हम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।